बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। एक नया मार्कर दे दीजिए जी। अच्छा, नया ही लग रहा है, छोड़िए। चलो, लास्ट क्लास जो है वो कुछ फार्मूला पढ़ाए थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जिसमें से एक फार्मूला था x टू द पावर n dx n+1 n+1 प्लस c। दूसरा फार्मूला पढ़ाए थे कि k x टू द पावर n dx, k को बाहर x टू द पावर n dx, और उसके बाद इसका पढ़ाए थे प्लस c बताए थे। ये सब में n इज नॉट इक्वल टू -1। इसमें आपको जो है वो लिमिट भी यूज करने के लिए सिखा दिए थे कि इसमें हम लोग लिमिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कैरीमिनाटी के फैन हो या नहीं? ये कैरीमिनाटी क्या है हमको नहीं पता यार। तो यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग इसके आगे ले चलते हैं, कुछ और भी फार्मूला सब पे आज बात करते हैं। चलिए, फार्मूला नंबर 3 पे बात करते हैं आज। e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx। आपको याद है हम बताए थे डिफरेंशिएशन में इसका नाम थेथर दिए थे, तो थेथर कभी बदलता नहीं है। थेथर जो है सो कुत्ता का पूंछ की तरह होता है, उसको पाइप में डाल देगा तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा, पाइप जो है सो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसका पूंछ सीधा नहीं होगा। ये थेथर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो है वही रहेगा। डिफरेंशिएशन भी चेंज नहीं होता है और इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं होता है। जैसे e टू दी पावर x dx, आप यहाँ a लिखते हैं, यहाँ b लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा यही, और c नहीं होगा। आप जान रहे हैं लिमिट आ गया, यहाँ a यहाँ b, तो इसका आंसर होगा e टू दी पावर b माइनस ऐसा। जैसे एक और आसान 0 to 1 मान लीजिए सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x 0 to 1 एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10 e टू दी पावर x dx 2 to 5, 2 to 5, तब क्या करेंगे? 10 को बाहर, कांस्टेंट को बाहर, यहाँ 2 to 5 इज इक्वल टू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, चेंज नहीं होता है, और यहाँ 2 to 5, तो 10 e का पावर 5 माइनस e का पावर 2। x के जगह में 5 लिख दिया और फिर x के जगह में 2। तो आज हम लोग एक नया फार्मूला पढ़ रहे हैं, तीसरा इंटीग्रेशन का, कि e टू दी पावर x dx होगा, तो इसमें बदलाव नहीं होता है, जो है वही रहता है। जैसे e टू दी पावर x a टू b, तो यही रहेगा, और लिमिट है तो लिमिट बैठा देंगे, और x के जगह में b माइनस करके x के जगह में a। मयंक राय पूछ रहा है इस टॉपिक का कितना लेक्चर हुआ है? एक लेक्चर हुआ है यार, आज दूसरा लेक्चर है और आज ही समाप्त हो जाएगा। और एक बात आप समझ लीजिए
कि जब तक आप पहला लेक्चर नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक का, नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहला लेक्चर करना जरूरी है। जो लोग नहीं किए हैं, वीडियो शायद अपलोड हो गया होगा या नहीं हुआ, तभी शायद कर दिया जाएगा। तो आप जरूर पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा इसके आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल में e का पावर फंक्शन ऑफ x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये कहता है कि फंक्शन ऑफ x ही होगा डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x होगा प्लस c, प्रोवाइडेड कि fx जो है वो लीनियर इक्वेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका बहुत सारा यूज करके आपको दिखाएंगे फिजिक्स में। e टू दी पावर fx dx, e टू दी पावर fx dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वही होगा, साथ में कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होगा और प्लस कोई कांस्टेंट होगा। लेकिन ये उसके लिए वैलिड होगा जहाँ पे फंक्शन ऑफ x लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब जैसे कोई लिखता है ax प्लस b इंटू डी एक्स। जो लोग लीनियर इक्वेशन नहीं जानते हैं वो समझ लें कि वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ ax प्लस b लिखा हुआ है, तो यहाँ x का पावर 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कहता है कि जो है वो लिख देना है होल डिवाइडेड बाय x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो x के साथ में a है और प्लस कोई कांस्टेंट c। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स, कोई यदि ऐसे लिख देता है ax स्क्वायर प्लस b होल डिवाइडेड बाय a प्लस c, तो ये गलत है, जबकि ये सही है। तो कोई गलत है कोई सही क्यों है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ x का पावर 2 है, जबकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए फार्मूला वैलिड है कि जो है वो लिख देना है और इसका कॉफिशिएंट जो x का है उससे डिवाइड कर देना है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे कोई सवाल पूछ सकता है कि इसका आंसर फिर क्या होगा, तो इसका आंसर जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे वो लोग देंगे, जो लोग मैथ्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हमारा 11th-12th का जो फिजिक्स स्टैंडर्ड हमको पढ़ना है अभी मेडिकल स्टैंडर्ड में, कोई ऐसा फिजिक्स का इक्वेशन नहीं है जहाँ पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो जब है नहीं तो क्यों पढ़ें? मैथ का कोई अंत नहीं है, हम लोग तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं, न कि मैथ पढ़ने आए हैं। तो जो मैथ पढ़ेगा वो समझेगा क्या होता है। तो एक सवाल का ये जवाब था कि लीनियर के अलावे होगा तो क्या होगा उसका भी आंसर, पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि ये ऐसा हुआ तो कॉफिशिएंट ऑफ से डिवाइड क्यों किए, आप ऐसा भी सवाल उठा सकते हैं। साइंस में कुछ भी रटने जैसा नहीं होता है, हर कुछ का एक लॉजिक होता है, हर कुछ के पीछे एक कहानी, एक रीजन, एक रूल होता है। तो इसका भी एक रूल है, यदि आप वो रूल समझ जाते तो आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या यहाँ पावर 3 दे देगा, यहाँ कुछ और देगा, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बोलेगा वो रूल समझा दीजिए। तो एक कहावत बोले थे ना, जितना का बेटा नहीं उससे ज़्यादा का झुनझुना, वो वाला कहावत यहाँ सही हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फिर पढ़ाना पड़ेगा, हम लोग उस लफड़े में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में इससे मेरा काम चल जाएगा। हम लोग काम चलाने के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, न कि मैथ में बहुत महारत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। जितना में मेरा काम चल जाए फिजिक्स में उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यदि पढ़ ले इंटीग्रेशन का, तो हम लोग जान सकते हैं कि ये कैसे आया, ये भी जान सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पर हम लोग ये सब नहीं करेंगे। आपको हम यूज करने के लिए बढ़िया से सिखा देंगे, आप उसकी चिंता ना करें।
जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3x प्लस 10 इंटू डी एक्स, तो जो है वो लिख दीजिए और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। तो x का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ 3 कर दीजिए प्लस c। जैसे कोई लिखता है e टू द पावर 6x dx, तो जो है वो एक बार लिख दीजिए और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और प्लस c। ऐसा मान लीजिए कि e टू द पावर माइनस 4x dx है, तो माइनस 4x और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कीजिए प्लस c। ऐसा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इतना एग्जाम्पल लें जितना में आपको बात क्लियर हो जाए, फिर फिजिक्स में आपको यूज करके दिखा देंगे। मान लीजिए माइनस एक्स डी एक्स है, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका होगा बच्चा लोग जो है होल डिवाइडेड बाय एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड -1 प्लस सी, ई टू द पावर 5 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स, तो जो है उसको लिख दीजिए और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड -12 प्लस सी। चलिए e टू द पावर माइनस मान लीजिए t बाई 4, इस बार dt लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर माइनस टी बाई 4 और t का कॉफिशिएंट -1/4 और लास्ट में c लिखना है। जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं, e टू द पावर 2t माइनस 4 dt, तो जो है वो लिख दीजिए e टू द पावर 2t माइनस 4 बाई t का कॉफिशिएंट और प्लस c। शायद आप रूल समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। थोड़ा फिजिक्स में यूज करते हैं कि फिजिक्स में यूज कैसे होगा। तो आइए इसका फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको फिजिक्स में यूज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आया तो आप जितना पढ़ा है उतना मान के चलिए कि आपको समझ में आ गया। क्योंकि फिजिक्स में नहीं समझ में आने का पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि अभी आप फिजिक्स पढ़े नहीं, हम कुछ फार्मूला लिख दें तो आप बोलेंगे ये आया कैसे, ये एक वजह हो सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां सीट में भी कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, तो आइए वहां से भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहीं दिया I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, t बराबर 0 से t बराबर इन्फिनिटी में चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना होगा। देखिए वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ तो एथी हो रहा है, वहाँ जा रहा होगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिए हैं, या आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th क्लास के चैप्टर से लिए हैं। जो बच्चा 11th का बोलेगा ये सब तो हम नाम ही नहीं सुने, तो इसीलिए बोल रहे हैं, समझना थोड़ा टफ है, लेकिन आप समझते हैं बड़ी अच्छी बात है कि कहीं करंट का इक्वेशन दिया हुआ है और t बराबर 0 से t बराबर इन्फिनिटी में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, और एक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है कि I बराबर dq बाई dt होता है, I बराबर dq बाई dt होता है। एक चीज आपको और बता दें कि नंबर का पावर इन्फिनिटी हो तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है। एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी हो तो इसका 3 पॉसिबिलिटी है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है और इन्फिनिटी हो सकता है। ये 0 तब होता है जब n लेस देन 1 हो, ये 1 तब होता है जब n इज इक्वल टू 1 हो, और ये इन्फिनिटी तब होता है जब n ग्रेटर देन 1 हो। बोलेगा समझे नहीं, समझा देते हैं। जैसे 3 टू द पावर इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब हुआ,
मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2-4 जन्म लेकर के 3 मल्टीप्लाई करते रहिए। कई सारा जन्म माना जाता है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते रहिए। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 700 200 समथिंग हो जाएगा, 243 शायद, एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, जितना आपको मल्टीप्लाई करना है करते जाइए। तो देखिए तो ये वैल्यू तो बढ़ता चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी हो गया। तो यदि किसी नंबर का पावर इन्फिनिटी हो और नंबर 1 से बड़ा है तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। 1 का पावर इन्फिनिटी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू इन्फिनिटी तक जाइए, 1 तो थेथर है, 1 ही आएगा। अब आइए 1 से छोटा में क्या होगा। जैसे सबसे पहला बात ये समझिए कि 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? इन्फिनिटी का मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर, जैसे हम लिख देते हैं ऐसा, इस टाइप का, 2-4 जन्म तक 9 बैठाते रहिए, तो आप समझ रहे हैं ये कितना आएगा। 0.24 जन्म तक 0 बैठाइए और उसके बाद कुछ आएगा, मतलब ये वैल्यू लिमिट टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू करीब करीब 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो 1/4 का पावर इन्फिनिटी है, तो एक्सपोनेंट के रूल से 1 का पावर इन्फिनिटी बाय 4 का पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी 1, 4 का पावर इन्फिनिटी अभी बताए थे 4 इंटू 4 इंटू 4, बहुत लंबा दूर तक, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी 0 होता है। तो आपको ये बात थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि नंबर का पावर इन्फिनिटी हो तो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर क्या है। चलिए, जैसे e का पावर इन्फिनिटी कितना होगा? e का मतलब हुआ 2.718, तो इसका पावर इन्फिनिटी, ये 1 से बड़ा है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? आप इसको e टू दी पावर 1 बाई ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी बराबर 0। तो e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ऐसा, ये बात आपको समझना है, ये सब अभी यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ I बराबर डी क्यू बाई डी टी दिया है, t0 से t इन्फिनिटी में चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। I का वैल्यू यहाँ से बैठा दीजिए, I0 या I0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट भी दिया हुआ है। एक लड़का सवाल पूछता है, सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कितना होगा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अनडिटर्मिनेट, मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है अनडिटर्मिनेट, मतलब आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं क्या होगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट माना जाता है। आप वैसा कोई टर्म ना पूछें जो जस्ट जानकारी से मतलब हो, फिजिक्स में क्या यूज होना है उसके आधार पे हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स। अभी मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आगे आप देखिएगा असाइनमेंट में एक आपको टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है? कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई एक टर्म डिफरेंशिएशन के रूप में मौजूद हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ चार्ज जो है वो डिफरेंशिएशन के रूप में मौजूद है। डी क्यू बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करके उसको सॉल्व करना पड़ता है।
हम बाद में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें एक मेथड का नाम है सेपरेशन वेरिएबल मेथड। एक का नाम है सेपरेशन वेरिएबल मेथड। ये सब 12th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ना है। यहां हम उतना बता देंगे जितना आपको जरूरत है, साइड में नहीं लिखेंगे। सेपरेशन वेरिएबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का नियम है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व इंटीग्रेशन से किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व इंटीग्रेशन के हेल्प से किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मौजूद होता है, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आप वहां डेफिनेशन देख सकते हैं जहां नोट्स आपको दिए हैं, जिसमें सॉल्व करने का बहुत सारा रूल है, जिसमें से एक रूल का नाम है सेपरेशन वेरिएबल मेथड। अब ये सेपरेशन वेरिएबल मेथड क्या है? ये सेपरेशन वेरिएबल मेथड ये कहता है कि एक टर्म का एक जैसा फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन में सेम साइड होना चाहिए। बोलेगा समझे नहीं? समझा रहे। जैसे यहां टी नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी है, यहां टी नाम का एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल इक्वेशन में वन साइड होना चाहिए, तो यहां टी नाम का वेरिएबल है, यहां भी टी नाम का वेरिएबल है, तो टी नाम का वेरिएबल दोनों साइड मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मौजूद है और राइट हैंड साइड में भी मौजूद है। सॉल्व ऐसे नहीं होगा। सॉल्व करने का नियम कहता है कि एक वेरिएबल इक्वेशन में वन साइड होना चाहिए। तो यहां दो वेरिएबल है, एक टी और एक क्यू, तो टी इधर भी है और इधर भी है, तो टी इस साइड आना पड़ेगा। यही सेपरेशन वेरिएबल का सिंपल सा नाम है। यहां बहुत इजीली सेपरेट हो जा रहा है, कभी कभी ये बहुत इजीली सेपरेट नहीं होता है। तो जहां इजीली सेपरेट हो जाता है वही हम लोग को पढ़ना है। जहां इजीली सेपरेट नहीं होता है उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में। बच्चा जूम करने बोल रहा है, देखिए। हम लोग जो पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिक्स में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़े होंगे, शायद उनको याद होगा कि वो बहुत इजीली सेपरेट नहीं होता था, भी बराबर समथिंग सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता था। पर वो सब लफड़ा हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा, वो सब दिन हम लोग के जीवन में नहीं आएगा। हम लोग में सब कुछ इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। टी को एक साइड कर देते हैं, तो डी क्यू बराबर, ये टी एक साइड हो गया, माइनस लेमडा टी डी टी, तो ये सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अभी भी लिख रहा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी क्यू बराबर आई नॉट, आई नॉट कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर दिए, तो डी क्यू बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी डी टी। क्वेश्चन में दिया है टी जीरो से टी इंफिनिटी, मतलब यही लिमिट हो गया जीरो से इंफिनिटी। यहां आपको लेमडा कांस्टेंट है। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन यहां पे क्यू होगा। आई नॉट, कोई भी चीज में जीरो लगाते हैं तो कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया आई जीरो। ये देखिए टी का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हुआ, तो लीनियर इक्वेशन में वही रहेगा होल डिवाइडेड बाय, वहां x के कॉफिशिएंट से डिवाइड किए थे चूंकि वहां वेरिएबल x था, यहां t के वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, ये माइनस लेमडा है, t के साथ में माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड है, तो ये ऐसा हो गया। और जीरो टू इंफिनिटी, तो माइनस आई नॉट बाई लेमडा, इसको बाहर कर दिए, t के जगह में इंफिनिटी पुट कीजिए और t के जगह में जीरो पुट कीजिए, माइनस आई नॉट बाई लेमडा, ये एनीथिंग इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और ये जीरो हो गया। अभी हम कुछ देरी पहले बताए थे कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है,
एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो आप देखिए ये आई नॉट बाई लेमडा इसका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग बोला, एक लड़की बोली सर हमको समझ नहीं आया। देखिए हम फिर से कोशिश कर रहे हैं समझा देने का। कोई बोलेगा ई कहाँ से आया, भैया ये दिया हुआ है। ऐसा होता है फिजिक्स में, कभी ऐसा इक्वेशन से हम लोग को 2-4 करना पड़ेगा, कभी मुलाकात होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t0 से t इंफिनिटी के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा। इसके लिए एक रिलेशन आपको ये भी गिवन है, आप अभी नहीं जानते हैं तो ये गिवन है। 12th पढ़ लेंगे तो ये गिवन नहीं होगा। तो आई बराबर dt आपको खुद से लगाना पड़ेगा, अभी आप नहीं जानते इसलिए हम दे दिए हैं। तो आई का वैल्यू लिख दिए dq/dt और आई का ये वैल्यू बैठा दिए। हमको t वाला एक साइड करना है, ये इंटीग्रेशन का नियम कानून है। तो t को एक साइड कर दिए, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन में बैठा दिए। कोई बोलेगा ये बाहर काहे आया, कल ही बताए थे यार कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए। जैसे हम बताए थे, शायद आपको याद होगा कि dx का इंटीग्रेशन x लिखते थे, dy का y लिखते थे, तो सिमिलरली dq का q लिखे, dq का q लिखे। आई नॉट अभी बताए थे कि इसका इंटीग्रेशन यही होता है जो लिखा हुआ है, लेकिन होल डिवाइडेड बाय x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ t के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, t के साथ माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड है, तो माइनस लेमडा से डिवाइड कर दिए। भैया लिमिट बैठा दी, आप लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस लेमडा बाहर कर दिए। t के जगह में इंफिनिटी, t के जगह में इंफिनिटी, तो यहाँ इंफिनिटी माइनस t के जगह में 0, t के जगह में 0। एनीथिंग इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और एनीथिंग इंटू 0 0 होता है। e का पावर माइनस इंफिनिटी कुछ देरी पहले बताए थे कि ये 0 होता है, और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। 0 -1 -1 और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो ये इसका तरीका हुआ। आप समझे तो ठीक है, नहीं तो अभी हम यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यही होगा। शायद आपको बाद में फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक लड़का का बड़ा वाजिब सवाल है, सर लिमिट LHS में क्यों नहीं लिखे। देखिए इसका रीजन समझा देते हैं। जैसे सपोज करो A से B में कोई लेंथ L है, जो लड़का सवाल पूछा है उसको बता रहे हैं कि सपोज करो A से B का लेंथ L है, और हम यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेते हैं dx, ऐसा लिख देते हैं कि ये छोटा सा लेंथ dx है, और हम dx को इंटीग्रेशन के अंदर डाल दें, और हम यहाँ लिखें कि ये A से B जाना है, तो इसका मीनिंग L होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, पूरा वैल्यू कितना होगा। तो यदि एक छोटा सा लेंथ dx है और हम कह रहे हैं A से B dx को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो L होगा। टोटल L दिया है तो जोड़ेंगे तो L होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल L है। तो हम लोग को बोला था क्वेश्चन में कि t0 से t इंफिनिटी में टोटल कितना चार्ज आएगा, तो हम लोग छोटा सा के कारण dq लिए, तो टोटल को q मान लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन टोटल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये टोटल q हो गया। तो हमको पता है हम टोटल को q मानने वाले हैं, इसलिए हम लिमिट नहीं लगाए। एक वजह ये है। पर यदि कोई बोलेगा नहीं हम तो लिमिट लगाएंगे ही लगाएंगे, ये भेदभाव नहीं चलेगा कि राइट साइड में लिमिट लगाएंगे और लेफ्ट साइड में नहीं लगाएंगे, ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। तो भैया आप लिमिट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, वो देखिए। जैसे कोई वायर है, और उसमें करंट जाएगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, करंट नहीं जाएगा तो चार्ज नहीं जाएगा। इसके लिए आपको फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए। चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो चार्ज जाएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो चार्ज नहीं जाएगा। तो आप दोनों साइड लिमिट लगाइए। टाइम 0 पे कोई करंट नहीं था, टाइम 0 पे ये मान के चलेंगे कि 0 चार्ज जा रहा था, या शुरुआत में हम लोग जहां से लेते वहीं से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि t0 पे कोई चार्ज नहीं गया है।
और इन्फिनिटी तक में Q चार्ज चला गया है, तो आप यहाँ लिमिट लिखते हैं तो 0 से Q, तो ये हो जाता Q माइनस 0, तो ये लौट के Q आ जाता। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। ये क्वेश्चन वहाँ दिया हुआ था, आपको थोड़ा सा फिजिक्स में यूज करके बता दिए हम कैसे यूज होता है। आगे देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन ए फॉर एक्सेलरेशन λ1 e टू द पावर माइनस λ2 t दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि t0 पे वेलोसिटी 0 लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है t टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज कीजिए a बराबर dv/dt। इतना डाटा आपको गिवन है, ये सब दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, a बराबर है λ1 e टू द पावर माइनस λ2 t, λ1 λ2 आर एनी कांस्टेंट, a इज एक्सेलरेशन, t0 पे वेलोसिटी 0। एक बात याद रखिए, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं देगा, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में होगा कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हुज एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन a इज इक्वल टू फलना, फाइंड इट्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ t0 पे वेलोसिटी 0 है। चूंकि अभी आपको फिजिक्स में मुलाकात ये सब चीज़ से नहीं हुआ है, इसलिए हम लैंग्वेज फ्रेम नहीं कर रहे। आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम 10th में भी दिक्कत होता था मैथ्स में, लेकिन हम लोग लैंग्वेज में आएंगे, क्वेश्चन लैंग्वेज में ही दिया रहेगा। अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे काम चला रहे हैं, तो हम लोग को इसमें t टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। आइए यहाँ पे a को लिख देते हैं dv/dt, और ये दिया हुआ है λ1 e टू द पावर माइनस λ2 t। सॉल्व करने का रीति रिवाज है, अभी हम बताए थे t एक साइड होना चाहिए, इसको ले चलिए इधर, λ1 e टू द पावर λ2 t dt। दोनों को एक एगो सांप से डसवा दीजिए, दोनों तरफ एक एक सांप चढ़ा देते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, λ1 बाहर। देखिए क्वेश्चन दिया है t0 पे इधर वेलोसिटी लगाना है, v0 है, t पे मतलब t पे वेलोसिटी पता नहीं क्या है, तो मान लिए कि वेलोसिटी v है, यही पता करना है। dv का इंटीग्रेशन v होगा 0 टू v इज इक्वल टू λ1, यहाँ ये जो है वही होता है, और t के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो t का कॉफिशिएंट माइनस λ2 है, और ये होगा 0 से t, 0 से t। लिमिट लगाइए v माइनस 0, v के जगह में v, फिर v के जगह में 0, तो v माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस λ1/λ2, इसको बाहर निकाल दिए। t के जगह में t तो कोई बदलाव नहीं होगा, और t के जगह में 0, ये लड्डू खाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस λ1 λ2, ये तो बेचारा यही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। माइनस को बोलो तुम चल जाओ भाई थोड़ा अंदर, तो माइनस बाहर खत्म हो जाएगा, ये 1 माइनस e टू द पावर λ2t, ये पहले ये बाद में, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये इसका वेलोसिटी होगा। ऐसा कई सारा क्वेश्चन आपको फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लॉज ऑफ मोशन में, काइनेमैटिक्स में, ये बहुत पॉपुलर इंटीग्रेशन है। फिजिक्स का ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है, हर चैप्टर में इस तरह का इक्वेशन से मुलाकात होगा। तो आप समझ लीजिए कैसे बताएं, थोड़ा एक दो बार इसको दोबारा घर में देख लीजिएगा।
जैसे आपको झलक देखना है कि कैसे इसमें सवाल आता है, तो आपको एक आईआईटी का सवाल हम बता देते हैं। लॉज ऑफ मोशन में ये मिलेगा, जिनके पास बुक होगा लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, F इज इक्वल टू एफ नॉट, F इज इक्वल टू एफ नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी। क्वेश्चन दिया है कि t0 पे इसका वेलोसिटी 0 है, तो t बराबर t टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। एक लड़की लिखी है, सर प्लीज रिपीट। आप इसी में दोबारा देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप 11th में हैं, अभी ये सब टर्म आप सुने ही नहीं हैं। जब आप सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो शायद न्यूटन के सेकेंड लॉ में 9th क्लास में भी सुने होंगे। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt होता है, और ये दिया हुआ था फोर्स बराबर ऐसा, यहां से m dv बराबर क्रॉस कर दे रहे हैं एफ नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी डी टी। हमको dv लिख सकते हैं यहां से एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर बी टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एफ नॉट बाई एम कॉन्स्टेंट है, बी टी डी टी ऐसा। क्वेश्चन दिया है t0 पे वेलोसिटी 0, यहां पढ़ना होगा t0 पे भी 0, tt पे भी निकालना है, इधर टाइम है इधर भी है। dv का इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, 0 टू भी, इसको छोड़ दीजिए, ये यही रहता है, होल डिवाइडेड बाय t का कॉफिशिएंट t के साथ में माइनस छोटा b है, तो यहां माइनस छोटा b और ये 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v के जगह में v माइनस 0 इज इक्वल टू एफ नॉट, ये माइनस को आप इधर ले आइए एम बी। चलिए यहाँ t के जगह में t कोई बदलाव नहीं, और t के जगह में 0, तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाय माइनस एम बी, ये तो यही रहेगा, ये -1 हो जाएगा। आप मैथ शायद जानते होंगे, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यही उस सवाल का जवाब है। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कह रहे हैं आप फिजिक्स पढ़ने का इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी आपके मन में कुछ कंफ्यूजन तो उठेगा ही कि सर हमको जब एक्सेलरेशन निकल जा रहा है तो हम v बराबर u प्लस ए टी से क्यों ना निकाल लें, काहे लफड़ा ले रहे इंटीग्रेट करने का। अभी आपको इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप कुछ पढ़ने का इंतजार कीजिए, जिनको समझ में आ गया अच्छा बात है, जिनको समझ में नहीं आया आराम से रहिए। हाँ, यदि आप इसमें कोई पॉइंट, एक चीज और आप देखिए कि जब आप डाउट पूछते हैं, कोई बात बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसमें यह बोलिए कि हमको फलना लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से तीसरा लाइन नहीं समझ में आया, ऊपर से 7वां लाइन नहीं समझ में आया। ऐसे पूछेंगे तो आप स्पेसिफिक डाउट पूछेंगे तो हमको पूरा नहीं बताना पड़ेगा, आप जहां फंसे थे वहीं बताना पड़ेगा। और यदि आप ऐसे पूछते हैं कि एकदम नहीं समझ में आया तो थोड़ा टीचर भी सोचता है यार हमको तो कुछ ऐबे नहीं करता, कैसे पढ़ाते हैं। तो आप स्पेसिफिक लाइन पूछिए कि हमको फलना जगह नहीं समझ में आ रहा, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं एक्सपोनेंशियल कुछ लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ने का समय है। लॉगरिथम का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम, ये भी फिजिक्स में बहुत आता है। तो अब हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। आपको शायद याद होगा हम बताए थे कि x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन n+1 n+1 प्लस c ऐसा होता है, जिसमें हम बताए थे कि n इज नॉट इक्वल टू -1।
अभी तुम इसमें मत जाओ कि एक प्रशांत है वो पूछ रहा है सर वैल्यू दिया रहेगा तो पुट करके निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, वो सब छोड़ो। अभी तुम टाइप ऑफ मोशन ही नहीं जानते हो। अभी तुमको ये जानने में समय लगेगा कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये किस कंडीशन में लगाया जाता है? आप सोचते होंगे फिजिक्स में जहां भी ये सब दिया रहेगा फटाक से पुट करके आंसर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। ये फार्मूला कुछ शर्तों के साथ लागू होता है। ये फार्मूला कहीं भी फिजिक्स में नहीं लगाया जाता है। तो चूंकि अभी आप वो शर्त ही नहीं पढ़े हैं, वो शर्त क्या है, तो आपको कंफ्यूजन तो होगा ही कि कब ये वाला लगाएंगे और कब इंटीग्रेट करेंगे। जब वो आपको पढ़ा दिया जाएगा काइनेमेटिक्स में, अपने आप समझ जाएंगे कि ये फार्मूला कब लगाना है। अभी तो आपको इतना छोटा सा बात पता नहीं होगा कि एस यहाँ डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि आप पढ़े हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। क्वेश्चन में कभी कभी डिस्टेंस निकालने के लिए आता है और कभी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आता है। कभी कभी इससे डिस्टेंस भी निकलता है और कभी कभी इससे डिस्टेंस नहीं निकलता है। तो बोलेंगे ये सब क्या लफड़ा है? तो ये सब लफड़ा का चर्चा करेंगे ना काइनेमेटिक्स में। अभी भविष्य में जो आने वाला उसकी चर्चा क्यों करें? देखिए, तो हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे n इज नॉट इक्वल टू -1। यदि n इक्वल टू -1 हो गया तब क्या होगा? जैसे आप महाभारत देखे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण एक जगह बोलते हैं कि इस दुनिया में जो भी समस्या आता है उसका समाधान भी उसी समय निकल जाता है। ये घटना तब होता है जब अश्वत्थामा जो है वो द्रौपदी के 5 बेटों को मार देता है तब, और जब अर्जुन लोग उससे बदला लेने जाता है तो ये एक लाइन बोलते हैं श्री कृष्ण। तो ये एक समस्या था कि n इज नॉट इक्वल टू -1 इसमें लगा सकते हैं, उसके लिए वैलिड नहीं है। ये एक समस्या था, हर कुछ का समाधान है। n इक्वल टू -1 होगा तो उसका क्या समाधान होगा? तो -1 dx, इसको आप 1/x इंटू dx लिख सकते हैं, ऐसा 1/x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो log x विथ बेस e होता है प्लस c। इसका इंटीग्रेशन log x विथ बेस e प्लस c, या आप जानते हैं कि e बेस वाला को ln बोलते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस c होता है। तो जब x का पावर -1 dx होगा जो जनरली इस फॉर्म में लिखा रहेगा, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x प्लस c होता है, log x विथ बेस e प्लस c। कुछ ऐसा फार्मूला होता है। आपको फार्मूला याद रखना है, आपको सीखना है कि यूज कैसे किया जाएगा। तो जो आपको असाइनमेंट दिए हैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा है कि 1/x dx, यहाँ a है यहाँ b है और इसको इंटीग्रेट करना है, एकदम लॉलीपॉप सवाल। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln x, यहाँ a यहाँ b ऐसा। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे तो x के जगह में b और माइनस करके x के जगह में a। आपको शायद याद होगा हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a डिवाइडेड बाई b। तो आप इसमें पुट करेंगे तो ln ये हो जाएगा b/a। आप प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, लिमिट लगा दिए हैं तो कांस्टेंट कहाँ से लिखेंगे, लिमिट लगा चुके थे। जैसे एक क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के चैप्टर से लिए हैं। 12th वाला बच्चा सिंबल समझता होगा, 11th वाला बच्चा समझो कि ये लटर पटर कोई सिंबल है जो आने वाले दिनों में कभी 2021-22 में जिसके बारे में कभी सुनेगा, पर 12th वाला देख चुका है। तो कहीं d∅ दिया हुआ है, इसको फ्लक्स बोलते हैं। जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप 11th क्लास में हैं तो। और ऐसा लिखा हुआ है,
कह रहा है कि x का वैल्यू a से लेकर के a टू l, x का वैल्यू a से a प्लस l तक वेरी कर रहा है। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। 11th का बच्चा के लिए खाली बात करते हैं, बस ऐसा दिया हुआ, हमको सॉल्व करने से मतलब है, क्या है नहीं है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी इतना कांस्टेंट है, और यहां बच गया dx बाई एक्स। वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिए, कांस्टेंट को बाहर रखे, लिमिट खुद दे दिया है कि x का वैल्यू a से a प्लस एल वेरी कर रहा है। x का वैल्यू पहले a लेना है और बाद में a प्लस एल लेना है, खुद दे बोल रहा है। इसका इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन बताए थे ln x, और यहाँ a से b, सॉरी a टू b बोलते हैं, a टू a प्लस एल, लिमिट बैठा देते हैं म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई, एक्स के जगह में बैठाएंगे a प्लस एल, तो ln a प्लस एल माइनस एक्स के जगह में a, तो ये वैल्यू हो जाएगा बच्चा लोग, इसको लिख सकते हैं a प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। हो सकता है आंसर मैच नहीं करेगा तो सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो a बाई ए कट के 1 हो जाएगा और l बाई ए। हो सकता है आंसर ऐसे भी लिखा हो, ln 1 प्लस l बाई ए, यही इसका आंसर होगा। कौन सा टर्म क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बनाएंगे तो ऐसा होगा। कोई बोलेगा हमको तो समझ नहीं आ रहा, म्यू नॉट क्या है, आई क्या है, बी, छोड़ दीजिए आप, ये सब लफड़ा मत लीजिए। ऐसा लाइन वही बोलेगा जो 11th में पढ़ रहा है, और उसको इससे मुलाकात 2021-22 में होगा, तो साल भर का पहले का बात लिख दिए थे, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। 12th वाला जो बहुत स्मार्ट बन रहा था शुरू में, अरे हम काहे मैथ्स पढ़ेंगे, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं, उस स्मार्ट लड़के को बता दें, एगो कोई सुरेश था, कि इस वायर में आई करंट जा रहा है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका ये हिस्सा B है, ये हिस्सा L है और यहाँ A है, तो इसमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसका आंसर यही है। एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के सामने एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ L है, विड्थ B दिया है, या कोई भी एक L कोई भी एक B है, फोटो में दिया हुआ है, और ये गैपिंग A है, तो इसमें टोटल फ्लक्स निकालना था, उसका आंसर यही है 12th वाला के लिए। 11th वाला कोई सब समझ नहीं आएगा, काका लिख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम काइनेमैटिक्स से ले रहे हैं, इसको समझाने के लिए। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, कहीं एक्सेलरेशन बराबर लेमडा इंटू भी दिया हुआ है, आप इसको डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और हम इसको एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अभी आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझते एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का, जो रट के आए उसकी बात अलग है। यहाँ लेमडा कांस्टेंट दिया हुआ है, t0 पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि v नॉट है, तो बताइए कि t पे वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है, इतना तक में आपको दिमाग नहीं लगाना है कि a बराबर माइनस लेमडा भी दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना डाटा आपको गिवन है। अब आपको आगे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे प्रशांत लिखा है सर, 12th में जो अच्छे से पढ़े, जो अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो प्रशांत, जो 12th में अच्छे से नहीं पढ़े उन्हीं के लिए मैथमेटिकल टूल्स में शामिल किया गया उन बच्चों को, क्योंकि उनको जो 12th में या 11th में जब वो फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उनको इस बात का इशू था कि कैसे कैसे लाइन लिख दिया जाता है, कब इंटीग्रेट होता है, कब डिफ्रेंशिएट होता है, कब हम स्मॉल लिमिट लेते हैं, तो उनको भी दोबारा पढ़ना है मैथ्स। और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि उनको केवल मैथ्स का इशू नहीं था 11th-12th में,
उनको कुछ फिजिक्स का भी इशू रहा होगा। जैसे मान लिया जाए कि तुम ही जो है सो 12th का बच्चा है, तो हम ये कहें, अभी जो एग्जाम्पल लिए थे कि एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें हमको फ्लक्स निकालना था, तो शायद पढ़ा होगा कि वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πx होता है। x बदलेगा तो b बदलेगा और फ्लक्स बराबर फार्मूला BA cos थीटा होता है। और यही सब लगा करके हम वो इक्वेशन लिखे थे, और उसके बाद भी कह रहा है कि हमको वो वाला नहीं समझ में आया, तो तुम इंतजार करो, अभी तुम समझो कि हमको इंटीग्रेशन समझ में आ गया। जब ये चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो शायद दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, विनीत आनंद बोलता हम लोग 11th वाले सुरेश भैया से पढ़ लेंगे सर, ही इज नॉट टू इंटेलिजेंट। क्या बोल रहा, समझ नहीं आया। आप इंटीग्रेशन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे पास एक मजबूरी है, हम यदि केवल लॉग का एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन पढ़ा दें और कोई एग्जाम्पल ना दें, तो बच्चा बोलेगा क्या लटर पटर पढ़ाते रहता है, फालतू में हम लोग का क्लास जा रहा है। तो एग्जाम्पल देना मेरा मजबूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि इसका इंपॉर्टेंस आगे कितना है, आगे ये आएगा। यदि नहीं दें तो ये होगा, और यदि दे रहे हैं तो कुछ लोग को टॉपिक नहीं जानता है, उसका भी इशू है। पर कोई दिक्कत नहीं, हम ये तो कह रहे हैं कि ये सारा चीज आपको दोबारा जीवन में देखने को मौका मिलेगा। आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा ये टॉपिक जो चैप्टर में आएगा वहां आप सीखिएगा। देखिए, बच्चा बहुत अलग अलग तरह का होता है ना। कुछ बच्चा समझ जा रहा है, तो जो समझ जा रहा है हम उसको समझने से कैसे रोक सकते हैं, और कुछ लोग नहीं समझ पा रहा है, तो हम तो कह रहे हैं कि चैप्टर आएगा तो आप पढ़िएगा। तो सबके लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात अलग अलग होता है। हमारा काम है पूरा समाज को लेकर के चलना। कुछ लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ समझ में आ जाएगा, वहाँ भी उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ लोगों को बाहर डॉट बता दिया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो लोग 12th के बाद साइंस छोड़ देंगे। हो सकता है कि वो अन्य चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब दुनिया यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, फिजिक्स के बाहर भी बहुत दुनिया है। तो आप चिंता ना करें, आप कोई लेवल पे समझने की कोशिश करें। चलिए, a बराबर माइनस लेमडा भी दिया हुआ है, t0 पे भी v0 दिया है, tt पे भी कैलकुलेट करना है। तो a बराबर माइनस लेमडा भी, a बराबर हम लोग अभी लिख रहे हैं dv/dt बराबर माइनस लेमडा इंटू भी। देखिए, अभी हम आपको बोले थे कि सेपरेशन वेरिएबल मेथड होता है इंटीग्रेशन में। यहाँ पे देखिए dv है, मतलब वेलोसिटी का टर्म है, और इधर भी वेलोसिटी का टर्म है, इधर वेलोसिटी का टर्म है, इधर भी वेलोसिटी का टर्म है। तो इंटीग्रेट करने समय उसको एक साइड करना है, तो हम लोग भी को इधर ले आते हैं, dv/v माइनस लेमडा dt। प्रशांत कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब हम इस क्वेश्चन के बाद दे देंगे। तो ये dv/v इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। क्यों ऐसा किए? ये इंटीग्रेशन का सिद्धांत है, एक जैसा वेरिएबल एक साइड आना चाहिए, एक जैसा वेरिएबल एक साइड आना चाहिए। अब आइए इसको इंटीग्रेट कीजिए, dv/v माइनस लेमडा dt, लेमडा कांस्टेंट है, लिमिट बैठाइए। t0 पे वेलोसिटी v0 है, तो यहाँ वेलोसिटी v0 है, t0 पे वेलोसिटी v0 है, t टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू नहीं मालूम। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रिलेट कीजिए, dx/x, इसका लिखते थे आप ln x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी v, यहाँ भी मैच तो कर रहा है। अंतर ये है कि यदि इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं ln v, ये v0, ये v माइनस लेमडा dt का t, और ये 0 से t।
लिमिट बैठाइए, भी के जगह में भी कोई चेंज नहीं और भी के जगह में भी नॉट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लेमडा, टी के जगह में टी और फिर 0। यहाँ ये ln v बाई वी नॉट लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बैठा दिए इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, पर हमको भी निकालना था, भी इक्वल टू चाहिए, मतलब लॉग हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको लॉग v बाई वी नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ बेस ई बैठा दिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आपको शायद याद होगा लॉग में हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो a बराबर ये इधर चल जाता था ऐसे, जैसे कहीं लिखा हुआ है log x विद बेस 2 बराबर 3, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 का पावर 3 और ये 8 हो जाएगा। सर ln भी कैसे हुआ, पूजा मंडल पूछ रही है, बता देते हैं, ये आप समझिए, वो भी हम बता दे रहे हैं। log a विथ बेस b बराबर c, तो ये इधर चला जाएगा और इसको यहीं छोड़ देंगे, ये पावर में ऊपर चढ़ जाता है, ये फार्मूला है। log x विथ बेस 2, 2 इधर चल जाएगा, ये ऊपर, तो 2 का पावर 3 8, ये अभी यूज करेंगे। पूजा मंडल का सवाल का जवाब दिए थे, फिर से दे देते हैं। अभी आपको पढ़ा है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो आप समझिए कि 1/z dz होगा ना, तो आप इसको ln z लिखेंगे। 1/w dw होगा ना, तो ln w लिखेंगे। सिमिलरली 1/v dv होगा, तो हम लोग इसको ln भी लिखेंगे। आप रिलेट कीजिए, एक ही जैसा है। 1/v dv होगा तो ln भी, जैसे 1/x dx है तो ln x। तो यहां भी तो वही किए हैं, dv बाई v का ln भी लिख दिए। लिमिट है v के जगह में v माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln v माइनस ln v नॉट, उधर वैसे बैठा दिए। log a माइनस log b log a बाई b होता है, तो ऐसा हो गया। हम लोग को भी कैलकुलेट करना है, लॉग हटाना चाह रहे हैं, तो v बाई वी नॉट ये इधर आ जाएगा, पावर में चल जाएगा। ये हमको भी कैलकुलेट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, लॉग यूज हो रहा है, लॉग हटाया कैसे जाता है, तो जितना आपको पढ़ा रहे हैं आप देख रहे होंगे कैसे हम लोग एप्लीकेशन में इसको यूज कर रहे हैं, तो ये सारा चीज यूज होगा। चलो अब प्रशांत का सवाल दे देते हैं जवाब। बायो समझ में आता है, फिजिक्स में दिक्कत है। देखो भाई, कुछ चीज बहुत आसानी से समझ में आता है और कुछ बात को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और जो चीज आपको नहीं समझ में आता है वही चीज यदि समझेंगे तो आप इतिहास बनाते हैं, समाज आपको याद करता है। जैसे राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बना, ये बहुत बड़ा बात नहीं था, इसलिए कि वो इंदिरा गांधी का बेटा था, उसका खानदान में ऑलरेडी प्रधानमंत्री था। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, ये देश के लिए बहुत बड़ा बात था, क्योंकि उसका वंशज में कोई राजनीति का र नहीं जानता था, कोई पॉलिटिक्स का पी नहीं जानता था, और वो प्रधानमंत्री तक अपने बल पे गया। इसलिए लोग जो है सो उसका इतना सम्मान करता है, जहां जाता है लोग मोदी मोदी का नारा लगाता है, क्योंकि वो आदमी बहुत स्ट्रगल करके उस पोस्ट तक गया है। तो जो चीज आसानी से मिल जाए, किसी को हासिल हो जाए, समाज उसको बहुत नाम नहीं लेता है, समाज में वो बहुत जगह नहीं बना पाता है। और जो चीज समझ जो बहुत डिफिकल्ट हो, जब आप उसको हासिल करते हैं तब जो है सो समाज आपको याद करता है। तो बायो याद करने के पैटर्न पे है, या उसमें भी आपको दिक्कत होगा यदि आप अपना दिमाग डेवलप नहीं करते हैं। तो फिजिक्स इसलिए दिक्कत है कि इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है, इसमें बात को याद भी करना पड़ता है, इक्वेशंस लगाना पड़ता है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, तो इसलिए दिक्कत है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ संभव है। और ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी जो
हम लोग का इसरो का जो हेड है, आप सुने होंगे कि वो जो आदमी है वो हिंदी मीडियम में 10 तक पढ़ा हुआ था। तो यदि साइंस इतना ही टफ होता तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ आदमी इसरो का हेड तक नहीं बना होता। सब कुछ का एक सिस्टम है, और यदि बातों को आप सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे तो बात आपको समझ में आएगा। कुछ लोग पहले से ये मानसिकता पाल के रखता है कि नहीं यार ये तो खराब है, वो तो खराब है, ये तो ऐसा होता है, वो तो वैसा होता है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत इशूज है, बहुत आरोप प्रत्यारोप, जिसमें लोग को एक साथ देश के साथ खड़ा होना चाहिए, वहाँ भी लोग जो है सो लड़ते रहता है। ऐसा इसलिए कि कुछ लोगों ने मान लिया है कि ये पार्टी खराब है, तो उन लोगों ने भी मान लिया है कि वो पार्टी खराब है। तो पहले से एक मानसिकता पाल के रखा हुआ है कि आदमी खराब है, कितना भी अच्छा काम करेगा हम उसका बुराई करेंगे। आपको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा कि फिजिक्स बहुत टफ है। पहले से कोई मानसिकता आप पाल के मत रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, समय तो बहुत हो गया, तुम लोग लटका दिया थोड़ा, बहुत धीरे धीरे समझ रहे हो तुम लोग, पर कोई बात नहीं, आगे का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा और आगे ले चल रहे हैं। यहां पे fx dx है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो ln ऐसा होगा, यहां भी वही बात होगा कि कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे और लास्ट में एक कांस्टेंट अटैच करेंगे। ये बात याद रहे कि fx जो है वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। देखिए ये जो इंटीग्रेशन हम बता रहे हैं, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है और ये बहुत आसान नहीं है। जो बच्चे 12th पास आउट हैं, हम लोग हर साल वो बैच पढ़ाते हैं, उनको भी जब इसका फिजिक्स में यूज करके दिखाते हैं तब भी उनको दिक्कत होता है। जबकि एक बार अभी जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, जब ये चैप्टर में जहाँ यूज होगा वहाँ दोबारा समझाएंगे, उसके बाद भी दिक्कत होता है। इसीलिए पहले सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड 3-4 डेरिवेशंस भी है फिजिक्स में। अब सीबीएसई बोर्ड क्या किया, वो डेरिवेशन को सिलेबस का पार्ट से हटा दिया गया है। लेकिन यदि आप वो डेरिवेशन समझना चाहेंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन भी समझना पड़ेगा। मुश्किल तो है, आप समझने की कोशिश करें, आप अपनी पूरी शक्ति लगा दें समझने में। जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपकी सुविधा का ख्याल सीबीएसई बोर्ड भी रखा है, ऐसा डेरिवेशन को सिलेबस के पार्ट से हटा दिया गया है। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी, आप जानना चाहेंगे कि नहीं हम तो ये डेरिवेशन समझना चाहते हैं, तो फिर इन बातों को भी आपको हम समझा रहे हैं। यार सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। जैसे एक बोला है कि सर अगर किसी का 11th एंड 12th अच्छा नहीं था तो फिर भी क्या उसका नीट निकल सकता है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई बच्चा जो है सो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, लेकिन आप देखते होंगे कि अभी वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी का ही एग्जाम्पल लिए थे, आप देखे होंगे कि वो बहुत सारा स्टेज पे इंग्लिश बिना देखे हुए इंग्लिश बोलता है। कुछ लोग कहता है कि वो स्कूल ही नहीं गया, उसके पास डिग्री जो है वो फर्जी है, मान लेते हैं डिग्री फर्जी है, तो उसके पास फर्जी डिग्री है, वो स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, फिर भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। और कुछ लोग MA BA पढ़े हुए हैं, फिर भी वैसा अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो आप जीवन में आगे मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आप 11th 12th नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको जितना बात बताया जा रहा है आप सीखेंगे तो आपका नीट निकल सकता है। जैसे मान लो कि हम जो मैथमेटिक्स बता रहे हैं, वो मैथमेटिक्स 11th का हिस्सा था। आप तो 12th पास हैं, तो फिर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? हम तो सीधा बोल के निकल सकते थे ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है। मतलब ये कि आपको पास आउट में भी ये मान के पढ़ाया जा रहा है कि आप कुछ नहीं जानते हैं।
आप 11th में पढ़ने आए हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पास आउट को भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि वो 10th पास होके आया है और उस आधार पे पढ़ा रहे हैं। यदि आप जैसे पढ़ाया जा रहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम बता रहे थे कि 1 बाय फंक्शन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है, यहां जो भी है इसको उठा के यहां डाल देना है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है और प्लस में कांस्टेंट लिखना है। एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, जैसे 1 बाय ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, 1 बाय ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये दिखता होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, x का पावर 1 है मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चा लोग ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। तो यहां a और प्लस कोई कांस्टेंट। कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप लिखते हैं 10 प्लस 4x, dx बाय 10 प्लस 4x, ठीक है। तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको लिखेंगे बच्चा लोग 10 प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो बाय 4 प्लस c। जैसे मान लो dx बाय 5 माइनस 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, ये होगा ln 5 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस c। जैसे कहीं लिखा हुआ है dx 20 प्लस x बाई 3, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये होगा ln 20 प्लस x बाई 3 होल डिवाइडेड बाय x का कॉफिशिएंट 1 बाई 3 है, तो x का कॉफिशिएंट 1 बाई 3 और प्लस c, तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आप समझ गए होंगे। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, शायद आप फिजिक्स का एग्जाम्पल आपको टफ तो लगेगा, लेकिन समझ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो वो चैप्टर आने का इंतज़ार करेंगे आप। जैसे हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है ऐसा, ये 30 वोल्ट है, ये 4 फैराड का एक कैपेसिटर है और ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। जो बच्चे 12th पढ़े हैं, जब वो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ में इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा बराबर 0। ये किरचॉफ्स लॉ यूज किए हैं। 11th बोलेगा कहाँ से आया, 11th ये समझेगा ऐसा इक्वेशन है, हमको सॉल्व करना है। 12th वाला समझ सकता है ये किरचॉफ्स लॉ लगाए हैं, और वैसे भी बहुत लोग बहुत बात को नहीं समझता, रट्टा मार के पास करता है। तो आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, आप मानिए ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है लटर पटर, ये सब का कहानी खत्म, ऐसा दिया हुआ है। एक बात और दिया हुआ है, ये dq बाई dt ये गिवन है, गोली मारो किरचॉफ्स लॉ को। होता होगा कुछ किरचॉफ्स लॉ, हम नहीं जानते हैं, हमको कोई मतलब नहीं। ये मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें i बराबर dq बाई dt दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि t0 पे i 0 है, तो पूछ रहा है t पे i कितना होगा। ऐसा है मान लीजिए, तो देखिए कैसे बना रहे हैं। इसको 10i बराबर 30 उधर ले जाइए, इसको उस साइड लिख दीजिए। 10i को आप लिख सकते हैं dq बाई dt, यहां लिखा हुआ है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है, 30 माइनस q बाई 4, सेपरेशन वेरिएबल। इधर dq है तो सारा q उठा के इधर लाना होगा,
ये लोग ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है कि अलग नहीं हो सकता है। तो ये कंप्लीट रिलेशनशिप को उठा के पटक देंगे नीचे। तो डी क्यू बाई डिवाइडेड बाय 30 माइनस क्यू बाई 4 और 1/10 dt सेपरेट कर रहे हैं। हमको सिर्फ क्यू को इधर लाना था, लेकिन देख रहे हो इनका रिश्ता ऐसा जुड़ा हुआ है, क्यू को आप अलग कर ही नहीं सकते, 4 इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, यदि एकदम ऐसे होता तो क्यू को पटक देते इधर, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ये बहुत आसानी से इधर नहीं आएगा, तो हम पूरा परिवार उठा के पटक दिए इधर। अब देखिए आप, क्यू वाला सारा टर्म एक साइड हो गया, अपना टाइम उधर है, इंटीग्रेट यहां देखिए वेरिएबल क्यू है, वहां वेरिएबल एक्स होता था। जिनको थोड़ा गणित में दिक्कत आता है ना, वो ऐसा समझिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन का फोटो देखिए। ऐसा इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन बताए थे। ऐसा लग रहा है कि x के जगह में q आया हुआ है, x के जगह में q आया हुआ है, बस यही अंतर है कि x के जगह में q आया हुआ है। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln 30 माइनस क्यू बाई 4, ln 30 माइनस क्यू बाई 4 वहाँ x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते थे, यहाँ q के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो q का कॉफिशिएंट बच्चा लोग -1/4 है, तो -1/4, थोड़ा लिमिट भी लगा लेते। t 0 पे दिया था क्वेश्चन में कि i 0 है या यहाँ q 0 है, ऐसा होना चाहिए था। तो t 0 पे q 0 है, तो यहाँ q 0, और t टाइम पे q कितना होगा मान लेंगे q होगा, और यही निकालना है, यही निकालना है। चलिए, ये हो गया बच्चा लोग 0 से q, 1/10 और इसका t, और 0 से t। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ q के जगह में q तो कोई चेंजेज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, माइनस q के जगह में 0, तो 30 माइनस 0/4 इज इक्वल टू -1/4 को उधर ले जाते हैं, तो -t/40, शायद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा। 1/4 इधर गया तो 10 × 4 40 हो गया। क्या होगा यार ये? ln 30 माइनस t/40, log a माइनस log b का फॉर्मूला बाय 30 इज इक्वल टू -t/4। ln को बच्चा लोग बेस में e ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेट करो, 30/30, 4 × 30 -t/4, ये तो कट गया। 1 माइनस क्यू बाय 120 माइनस 40 है ये, यहाँ बेस e। अब आइए लॉग हटा देते हैं। अभी लॉग हटाने का नियम बताए थे कुछ देरी पहले। लॉग हटाएंगे तो ये पूरा यहीं रह जाएगा, 1 माइनस क्यू बाय 120 इज इक्वल टू, ये e इस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा e का पावर -t/120, अदला बदली, बार्टर सिस्टम, q बाय 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 -t/120, यही हुआ सवाल का जवाब। काफ़ी मुश्किल लगता होगा, नहीं कहाँ से कहाँ कौन सा स्टेप उठ के चल गया, समझ नहीं आ रहा, इतना कैसे सोचेंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आपका दिमाग तो इतना सोचने के लायक नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होगा। थोड़ा सा तो देखिए, ये सब थोड़ा टफ सवाल था इसका, आप इसको छोड़ भी सकते थे,
आपको इतना बड़ा सवाल अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो 40 था, 120 कैसे लिख दिए? यहाँ 40 था, गलती से लिख दिए। ये 40 था, ये 40 था। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं या बोले तो हम समझा दें, थोड़ा जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एक आप देखे होंगे नोट्स में, इसके नीचे भी एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। भाई चेंज कर दिए, 120 नहीं है, देख लेना। ज्योति कुमारी बोल रही है। एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ आपको कि एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर माइनस ई बराबर 0। कह रहा है कि आई बराबर आपको इस्तेमाल करना है, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना दिया है क्वेश्चन में कि t बराबर 0 पे i का वैल्यू 0 है, तो t बराबर t टाइम पे i कितना होगा ये बताना है। इसमें भी वही इंटीग्रेशन यूज होगा, ये भी डिफिकल्ट है, फिर भी हम बता देते हैं। एल डी आई बाई डी टी सबको उधर ले जाएंगे तो ये e माइनस आई आर आएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं डी आई, इसको पूरा डिवाइड कर देंगे नीचे, ये बाद बाकी को उधर ले जाएंगे 1 बाई एल डी टी। सेपरेशन वेरिएबल मेथड, सेपरेशन वेरिएबल मेथड। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, e माइनस आई आर 1 बाई एल डी टी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि E, R, L ये सब कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। E बैटरी का वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है और L को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। आप यदि गौर से देखें तो यहाँ I का पावर 1 है, वही वाला इक्वेशन है। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा ln E माइनस आई आर, और वहाँ हम बोले थे x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो x के जगह में यहाँ पे i आया हुआ है, तो i का कॉफिशिएंट माइनस आर है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ माइनस आर से और इसका लिमिट लगाएंगे। देखिए लिमिट दिया था कि t 0 पे करंट 0 है और t टाइम पे कितना करंट होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 1 बाई एल और dt का इंटीग्रेशन t और ये 0 से t, ये 0 टू करंट था तो i के जगह में i रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और फिर i के जगह में 0 बैठाएंगे तो इस बार तो चेंज होगा। ये माइनस आर इधर चला जाएगा, माइनस आर बाई एल टी माइनस 0, ln e माइनस आई आर ln e बचेगा, ये 0 हो गया, ये माइनस आर टी बाई एल। चलिए log a माइनस log b का फार्मूला सेट कीजिए, तो log a माइनस log b हो जाएगा log a बाई बी ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई, यहाँ बेस ई लगा देते हैं ln हटा के, क्योंकि आगे चल के हमको log हटाना है, तो माइनस आर टी बाई एल। इसको सेपरेट कीजिए तो ये 1 माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। अब log हटाइए, बताए थे कि बेस इधर आ जाता है, तो log हटाएंगे तो बेस इधर और ये ऊपर चल जाता है, प्रमोशन हो जाता है इसका। अदला बदली का खेल खेलिए, अंग्रेजी में इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आर टी बाई एल इज इक्वल टू आई आर बाई ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस ई टू द पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू आई आर। आपको i कैलकुलेट करना था यहां से, तो चलिए हम लोग i कैलकुलेट करें। ये r इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आएगा e बाई आर आर टी बाई एल, यही इसका आंसर होगा। 11th का बच्चा को किसी को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, अदरवाइज जो लोग 12th पास वाला है शायद उनको समझ में आया होगा, और 11th वाला को समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2021-22 में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के चैप्टर में आएगा। तो लॉग का इंटीग्रेशन का खेल खत्म हो गया। 2-3 क्वेश्चन आपको और वहाँ सीट में दिया हुआ है
जिसमें से एक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, और बाद बाकी 2 क्वेश्चन और दिया हुआ, उसका आंसर लिखा हुआ है। जो लोग समझे हैं वो लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला दिन थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आधा घंटा, और इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग को हम बोले थे कि ट्रिगोनोमेट्री का डाउट बताएंगे। कल या परसों शाम में या सुबह में ही 9 बजे से आपका क्लास है, तो मे बी 8 बजे से या नहीं तो फिर शाम में एक डाउट क्लास लगेगा। जो लोग नहीं बनाए आपको 1 दिन का समय और दिया जाता है। आज तक में आप ट्रिगोनोमेट्री बना लीजिए, ठीक है।